हेलो 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 हेलो। नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार आपके लिए फिर से एक बार हाजिर हूँ। ठीक है, कैसे हो बच्चों? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग ही ठीक हो गए। ठीक है बच्चों, आज हम 9th सीबीएसई बोर्ड का 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकेंड लेक्चर आज हम पढ़ने आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, पिछले क्लास में बच्चों हम रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन और रदरफोर्ड क्या कंक्लूजन निकालें उसको पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब हमको ये पढ़ना है बच्चों इस क्लास में रदरफोर्ड के मॉडल क्या हैं। रदरफोर्ड मतलब उन्होंने मॉडल क्या दिया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? एन एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हार्ड डेंस एंड डिजिट स्मॉल न्यूक्लियस। एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हार्ड मास से कंसिस्ट होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में सारा चार्ज और मास क्या रहता है बच्चों? कंसंट्रेट रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड टू न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व विथ हाई स्पीड। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव चार्ज के होते हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? रिवॉल्व करते रहता है और बहुत हाई स्पीड में। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है? देयर इज ए लार्ज एम्प्टी स्पेस बिटवीन देयर इज ए लार्ज एम्प्टी स्पेस इन एटम। एटम में बच्चों बहुत ही लार्ज क्या रहता है? एम्प्टी स्पेस रहता है। ये बाई एक्सपेरिमेंट ये पता चल चुका है बच्चों हमें। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है? देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों एटम्स के अंदर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो उनके बीच में कंटिन्यूसली क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर समय लगता है बच्चों। ठीक है, आ रहा है समझ में? साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू एटम। एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा। अब रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या बच्चों? इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल ऑलवेज लॉसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस विल रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स में अल्टीमेट जंप इन न्यूक्लियस, this is destroy the atom but this never happens because an atom is a stable system। बच्चों ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है। अब ये ड्रॉबैक को समझना है बच्चों अच्छे से। ठीक है, ये बड़ा कन्फ्यूजन टर्म है ये, जिनका ड्रॉबैक है ये। ठीक है, एक्चुअली बच्चों देखो इन्होंने तो ये कह दिया कि न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन बच्चों इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स किस पाथ में मूव कर रहा है। इनके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं बोर्स, उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन रदरफोर्ड जो है इन्होंने ये नहीं बताया था कि स्पेसिफिक पाथ भी होता है इलेक्ट्रॉन का। जस्ट उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है चारों ओर। ठीक है, किस पाथ में मूव कर रहा है इन्होंने नहीं बताया रदरफोर्ड ने, बोर्स बाद में आकर के बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर मान लो इनके अकॉर्डिंग बात किया जाए रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हर समय एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब होता है बच्चों दो अपोजिट चार्ज के बीच में होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हर समय इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व होते 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 मतलब और क्लोज आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कंटिन्यू क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक ऐसा भी स्टेट आएगा कि धीरे धीरे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से क्लोज आते रहेगा क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है कंटिन्यू। और क्या हो जाना चाहिए बच्चों? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? कोलैप्स हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या बच्चों ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है बच्चों। ठीक है, आ रहा है समझ में? बच्चों देखो यहाँ पर ये लिखा गया है कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, देखो जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है और दूसरा कोई भी अगर अपोजिट चार्ज का पार्टिकल है तो उसको हर समय क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रॉन जो है हर समय क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, और एनर्जी जब रिलीज करेगा वो तो धीरे धीरे किसके करीब आएगा? वो किसके क्लोज आएगा? वो न्यूक्लियस के क्लोज आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यही हुआ कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस एक स्पाइरल पाथ में, इसको कहते हैं स्पाइरल पाथ कहते हैं बच्चों, मूव होते होते न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन रियल में ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि इन्होंने फिक्स पाथ नहीं बता पाए। ठीक है, रदरफोर्ड ने। इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों
बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। बोर्स बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे बच्चों, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, शेल होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स या सेल होते हैं, ठीक है। ऑर्बिट या सेल सेम टर्म है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए सर्टेन सर्कुलर पाथ इज हैव डेफिनेट एनर्जीज इच, दिस एनर्जी शेल कॉल्ड एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है बच्चों, वो एक सर्टेन पाथ में रिवॉल्व करता है, वो एक सर्टेन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, ठीक है। वो अपने पाथ को छोड़ता है नहीं बच्चों, और उसका वेलोसिटी भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी फिक्स होती है और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वेलोसिटी भी फिक्स होती है, ठीक है। जिस सेल में वो रिवॉल्व कर रहा है उस शेल की, ठीक है बच्चों, उस सेल में उसका एनर्जी क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। हर सेल के पास में क्या होता है बच्चों, एक फिक्स एनर्जी होता है बच्चों हर सेल का, इसीलिए शेल को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। और इसके बाद क्या कहा जा रहा है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए डिस्क्रीट शेल, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी विथ टाइम। और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है शेल के चारों ओर, ये शेल क्या होते हैं, डिस्क्रीट सेल होते हैं। डिस्क्रीट सेल मतलब ये होता है कि टाइम के साथ साथ शेल के पास में जो एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती है, वो डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज नहीं होती है। हर शेल की अपनी अपनी क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट एनर्जी होती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए डिस्क्रीट शेल, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी विथ टाइम। हो गया बच्चों ये पॉइंट। सो लॉन्ग एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए गिवन एनर्जी लेवल, इट नाइदर इमिट नोर एब्जॉर्ब एनी एनर्जी। जब तक किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तब तक ये समझो बच्चों कि वो इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब कर सकता है और ना ही कहीं से एनर्जी, ना ही किसी को एनर्जी रिलीज कर सकता है बच्चों, ठीक है, जब तक उसी सेल में है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है बच्चों, आगे हम पर देखेंगे। एन एनर्जी लेवल कंटेंट फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, एनर्जी लेवल, ठीक है, काउंटेड फ्रॉम इनसाइड, ये लिखा गया है। एनर्जी लेवल बच्चों जो है वो न्यूक्लियस से काउंट करते हैं हम। जैसे मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के सबसे जो क्लोज है उसको कहते हैं फर्स्ट सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल को हम क्या कहते हैं बच्चों, के सेल। सेकंड सेल एल सेल मतलब, थर्ड सेल मतलब एम सेल, फोर्थ सेल मतलब एन सेल, और फिफ्थ सेल मतलब ओ सेल। इस तरह से क्या होता है, शेल के नाम होते हैं बच्चों, के एल एम एन ओ पी, इस तरह से, ठीक है बच्चों, मान लिए गए इनके नाम, ठीक है बच्चों। और याद रखना बच्चों, सबसे पहले जो सेल होता है न्यूक्लियस से क्लोज, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद बच्चों इसका मतलब ये हो बच्चों कि पहले से जो सेल है, पहला सेल है, उसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम है, और सेकंड सेल की जो एनर्जी है वो फर्स्ट सेल से ज़्यादा है, और थर्ड सेल की जो एनर्जी है वो सेकंड सेल से ज़्यादा है, अपने अंदर वाले सेल से ज़्यादा है, ठीक है। और फोर्थ सेल की एनर्जी किससे ज़्यादा होगी बच्चों, थर्ड सेल से ज़्यादा होगी, और फिफ्थ सेल से कम होगी। जैसे हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी शेल जो है उसके पास में जो एनर्जी है उसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, समझ में आ रहा है। बाहर की तरफ जाएंगे ना, जाएंगे हम न्यूक्लियस से, तो एनर्जी जो है सेल के पास में वो क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये याद रखना बच्चों पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद देखो बच्चों ये लिखा गया, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी सेल टू हाई एनर्जी सेल देन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अगर मान लो बच्चों कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है थर्ड सेल में, किसमें है बच्चों, थर्ड सेल में, ऐसे मान लो थर्ड सेल में, ठीक है, आ रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जंप होकर के, जंप अगर कर रहा है और कहाँ जा रहा है, मान लो फिफ्थ सेल में आ रहे हैं, तो बच्चों लोअर सेल से कहाँ जा रहा है, हायर सेल में जा रहे हैं। तो बच्चों लोअर सेल से जब हायर सेल में जाएगा जब इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए बच्चों, एनर्जी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा बच्चों, ठीक है। तब ये थर्ड से फोर्थ या थर्ड से फिफ्थ या थर्ड से सिक्स, जितने भी सेल बाहर वाले सेल, उसमें तब ये जा सकता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ मूव करना है, अंदर की तरफ अगर मान लो जंप करना है, आ रहा है बच्चों समझ में, आ रहा है समझ में, चाहे वो थर्ड से सेकंड में जंप करे या थर्ड से फर्स्ट में जंप करे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा उस समय। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, देखो सेकंड पॉइंट में हम लिखे हैं बच्चों, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन एनर्जी रिलीज। अगर हायर एनर्जी मतलब जो बाहरी सेल है, कंपेरेटिवली मतलब यहाँ पर होता है, जो आउटर सेल होता है उसको क्या कहते हैं, हायर सेल कहते हैं, हायर एनर्जी लेवल उसका है। और जैसे मान लो तुमसे कह दिए फिफ्थ और थर्ड की हम बात करें, तो फिफ्थ यहाँ पर सेल क्या है, हायर एनर्जी सेल है बच्चों, और थर्ड सेल यहाँ पर क्या है, लोअर एनर्जी सेल है कंपेरेटिवली बच्चों, ठीक है। किसी दो में कंपेयर इस तरह से कर सकते हैं हम। आ रहा है समझ बच्चों, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब यहाँ पर बच्चों एटम के स्टेबिलिटी को बताया गया है बच्चों। देखो बोर्स ने एटम के स्टेबिलिटी को बताया था जहाँ तक, ठीक है बच्चों, क्योंकि इन्होंने ये बताया सिंस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट लॉसिंग देयर एनर्जीज वेलोसिटी आल्सो रिमेन कांस्टेंट।
सो दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम्स क्लोज टू न्यूक्लियस, एटम रिमेन्स स्टेबल। बच्चों रदरफोर्ड के हिसाब से कोई भी सर्टेन पाथ नहीं था इलेक्ट्रॉन का, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम यही कोई समझेगा, जनरली ये समझेंगे हम लोग कि भाई न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, तो न्यूक्लियस हर समय इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब कोई फिक्स पाथ ही नहीं बताया रदरफोर्ड ने, तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, न्यूक्लियस से कोलैप्स हो जाएगा, मतलब है ना। लेकिन इन्होंने ये कह दिया बोर्ड्स ने कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है एक सर्टेन सेल में रिवॉल्व हो रहा है, वो कभी भी न्यूक्लियस से क्लोज नहीं आता है, वो अपने शेल में ही रहेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? जब तक वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है या एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता है, ठीक है बच्चों। कोलैप्स तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल कोलैप्स होना बच्चों, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से एटम क्या है बच्चों, स्टेबल है, इन्होंने ये बताया, ठीक है। क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होता है, पाथ होता है, उसी में क्या होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट बच्चों, सबसे पहले देखो हम यहाँ पर एक्स लिखें, एक्स का मतलब ये होता है बच्चों किसी भी एलिमेंट के लिए हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों हमने क्या लिखा, ये सबस्क्रिप्ट जो राइट साइड में है ना, ये नीचे में, ये जेड कैपिटल जेड, इसे कहते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर, और जो कैपिटल ए ऊपर लिखा गया है इसे कहते हैं बच्चों एटॉमिक मास कहते हैं बच्चों, ठीक है। एटॉमिक मास को मास नंबर भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। उसी तरह से एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो प्रोटॉन नंबर के इक्वल होते हैं, या फिर ये कह सकते हो एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, प्रोटॉन नंबर ही होता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यहाँ मतलब नहीं है कि प्रोटॉन नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन नंबर मतलब सिर्फ है, समझ में आ रहा है, नंबर से इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों समझो एटॉमिक नंबर क्या होता है। अच्छा ए इक्वल टू हमने यहाँ पर ये लिखा बच्चों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर बच्चों हमेशा क्या होता है, याद रखना, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर बच्चों याद रखना, हर एलिमेंट का पीरियड टेबल में हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। मतलब हर एलिमेंट का प्रोटॉन क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट होती है, ठीक है। आ रहा है समझो बच्चों, ये कभी भी सेम नहीं हो सकता है बच्चों, प्रोटॉन नंबर मतलब एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ये उनकी खुद की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। नो टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, कोई दो डिफरेंट अगर एलिमेंट हमारे पास में है तो उनका सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनमें सेम प्रोटॉन नहीं हो सकते हैं। अच्छा आगे पढ़ेंगे बच्चों, मास नंबर सेम हो सकता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। मास नंबर दो एलिमेंट का सेम हो सकता है बच्चों, जैसे आर्गन और कैल्शियम, दोनों का मास क्या होता है बच्चों, 40 होता है, 40। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों आगे के लेक्चर में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो बच्चों हमने ये लिखा है एटॉमिक नंबर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता है बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जो है, ऐसा नहीं होता है कि रिएक्टेंट से मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कुछ अलग होगा उसका एटॉमिक नंबर, और प्रोडक्ट जब बन जाता है तो उसका एटॉमिक नंबर कुछ अलग हो जाता है, ऐसा नहीं होता है बच्चों बिल्कुल, ठीक है, वो फिक्स रहता है हमेशा। इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर केमिकल रिएक्शन कर कहते हैं बच्चों, ठीक है, और जनरली हम लोग केमिकल रिएक्शन ही करते हैं, लेकिन अगर प्रोटॉन का ट्रांसफर होने लगे बच्चों तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। हो सकता है बच्चों प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स जो है वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और ये बच्चों ये कॉमन लाइफ में नहीं होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, इसके लिए बहुत ज़्यादा हमको प्रिकॉशन चाहिए, ठीक है, आ रहा है समझ में, तब वहाँ पॉसिबल है ये सब रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी जो स्टार्स में होते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा यहाँ पर देखो एक बच्चों हमने ये दिखाया है, अच्छा ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है बच्चों, ठीक है, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, पी लेफ्ट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस पी। न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, मतलब न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला ये ए माइनस पी। सोडियम का बच्चों क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11 और मास नंबर क्या होता है 23 बच्चों, ठीक है बच्चों, ये हम लिखवा देंगे बच्चों 1 से लेकर के 20 तक, ठीक है, लेकिन अभी बस याद रखो, तो ये जो नीचे लिखा गया है बच्चों 11, ये क्या है बच्चों, ये एटॉमिक नंबर है बच्चों, ठीक है, और जो ऊपर लिखा गया बच्चों ये क्या है बच्चों, मास नंबर है बच्चों, ठीक है, मतलब जेड यहाँ पर क्या है, जेड की वैल्यू क्या है बच्चों 11, ठीक है बच्चों। और प्रोटॉन यहाँ पर प्रोटॉन क्या है बच्चों, जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है, और वही किसकी संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है, मतलब प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, और एटॉमिक नंबर भी क्या है उसका 11 है, कह सकते हो। लेकिन बच्चों याद रखना ये एक न्यूट्रल एटम है, क्या है, न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सोडियम के ऊपर कोई चार्ज है क्या बच्चों, प्लस का या माइनस का, कुछ भी, मतलब जब भी किसी एटम के ऊपर चार्ज ना हो, ना ही प्लस का ना ही माइनस का, तो समझ लेना बच्चों प्रोटॉन की संख्या उसमें जितनी होगी उतनी ही
इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी बच्चों, ठीक है, हमेशा याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कहा तुमको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल। अच्छा यहाँ पर देखो, तो यहाँ से हमने न्यूट्रॉन भी निकाल लिया, ठीक है, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए माइनस पी, तो मतलब ये हुआ कि 23 माइनस 12 मतलब 11, ए की वैल्यू क्या थी बच्चों 23 थी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेल में रहते हैं, कितने रहते हैं, हर सेल में बच्चों याद रखना डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी सेल में, तो इसको बताने के लिए क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आते हैं, दो बोर्स एंड ब्यूरी रूल कहते हैं इसे, बोर्स एंड ब्यूरी रूल। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n² बच्चों, फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने 2n²। 2n² फॉर्मूला क्या है, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसका ये फॉर्मूला है बच्चों 2n², ठीक है। यहाँ पर n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सेल है बच्चों, ठीक है। मान लो फर्स्ट सेल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेल में बच्चों n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, n = 1 होगा फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल में, तो 2 इंटू n के प्लेस में क्या पुट करोगे बच्चों 1 पुट करोगे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों आंसर 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ही जगह है, ठीक है बच्चों। सेकंड सेल की हम बात करते हैं, तो सेकंड सेल में बच्चों, सेकंड सेल मतलब ये हुआ बच्चों कि सेकंड सेल में n की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2 होगी, सिंपल सी बात है। तो n की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब आंसर क्या आने वाला है बच्चों 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। थर्ड सेल की हम बात कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते बच्चों। इसके बाद क्या है, थर्ड सेल है बच्चों, थर्ड सेल में मतलब इनकी वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, मतलब थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स की रहने की जगह है वहाँ पर, ठीक है। फोर्थ सेल की बात करते हैं, फोर्थ सेल मतलब 2 इंटू 4 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आया बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन्स आया, मतलब फोर्थ सेल में बच्चों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कितनी है 32 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, मतलब ठीक है बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन्स के रहने की जगह है बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, लेकिन ये जो रूल लिखा गया है, ठीक है बच्चों, इसके अलावा भी बच्चों ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, ठीक है बच्चों। पहला रूल और ये दूसरा रूल है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट रूल में क्या बताया जा रहा है बच्चों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट सेल इज 8 इवन इफ दिस शेल हैज़ द कैपेसिटी मोर इलेक्ट्रॉन्स एज पर रूल 2n²। बच्चों इसमें ये बोला जा रहा है कि हम तो पहले रूल में पढ़ चुके हैं कि भाई ये 2n² वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते भी है बच्चों हर सेल में, ठीक है, इतनी जगह होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन कुछ रूल से हम क्या है बाउंडेड है बच्चों, ठीक है। क्या रूल है बच्चों, पहला रूल में ये बताया गया बच्चों कि कोई भी अगर आउटर सेल है, ठीक है, मतलब वैलेंस सेल कहते हैं उसको, आउटर सेल को वैलेंस सेल भी कहा जाता है, कोई भी अगर आउटर सेल है बच्चों तो उस केस में, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, नहीं रख सकते हम, ठीक है। हो सकता है कब, जब उसके आगे और एक सेल आ जाएगा, तब जो है तब वो क्या बन चुका है बच्चों सेकंड लास्ट तब बन चुका है बच्चों, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में। अगर तुमसे कहा जाए कि फोर्थ सेल क्या है, लास्ट सेल है, ठीक है, लास्ट सेल है। अगर मान लो कोई एक एटम है, एटम में 4 सेल हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल, आ रहा है बच्चों समझ में। तो फोर्थ सेल बच्चों यहाँ पर क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर तुमसे हम ये कहते हैं बच्चों कि चलो एक फिफ्थ सेल और एक हम ऐड करते हैं, अब वो फोर्थ सेल बच्चों क्या बन चुका है, फोर्थ सेल अब वो आउटर मोस्ट सेल नहीं रहा बच्चों, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब वो क्या बन चुका है बच्चों, सेकंड लास्ट सेल बन चुका है, मतलब ठीक है। और लास्ट सेल अब क्या हो चुका है बच्चों, फिफ्थ सेल हो चुका है, आउटर मोस्ट सेल क्या हो चुका है, फिफ्थ सेल हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को फिल किया जा सकता है 8 से ज़्यादा, लेकिन कंडीशन क्या है, 8 से ज़्यादा कब फिल होगा बच्चों। देखो पहले इस रूल को समझो, पहले आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहले तो फिल नहीं किया सकता, ठीक है, ठीक है, भले चाहे 2n² रूल वैलिड हो या ना हो, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये है, देखो बच्चों ये तो ठीक है समझ में आ गया हमको, लेकिन दूसरे रूल में देखो, पढ़ो इसको पहले, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट फिल्ड इन द न्यू शेल अनलेस ऑल द इनर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें बच्चों ये बोला जा रहा है कोई भी सेल, ठीक है, वो जब तक उसके अंदर वाले सेल, इनर सेल कंप्लीटली फिल ना हो जाए, तब तक आउटर मोस्ट सेल को हम फिल नहीं करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो अभी तुम 11 क्लास में और डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कुछ और रूल्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा हम अलग पढ़ेंगे 11 क्लास में, लेकिन बच्चों अभी बस ये याद रखो कि
हमको फॉलो क्या करना है 10 क्लास में 2882 ये फॉर्मेट फॉलो करना है हमको। मतलब पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में भी 8 और 2 मतलब फोर्थ सेल में, मतलब कैल्शियम का होता है ये फॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब ये रूल फॉलो होगा और हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में और एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से अभी तुमको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं आना इसमें, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद ये समझो बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। और जो डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो मतलब डायरेक्टली लॉस होते हैं, ठीक है, या गेन जहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन। याद रखना बच्चों, आउटर मोस्ट शेल जो होता है वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उनके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है बच्चों? इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है बच्चों। जैसे मान लो तुमसे कहें कि एक नाइट्रोजन का एक एटम है, ठीक है, तो 3 और हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन कर सकता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई? 3। जनरली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना ही देखते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है। तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई? ऑक्सीजन की 2 हो गई। मतलब वैलेंसी क्या हो गई? ऑक्सीजन की 2 हो गई बच्चों। फ्लोरीन की जैसे देख लिया जाए, फ्लोरीन के लिए 1 हाइड्रोजन चाहिए। फ्लोरीन 1 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। तो यहाँ फ्लोरीन की कैपेसिटी क्या होगी बच्चों? 1। मतलब फ्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई? 1। आ रहा है बच्चों। और एक इसकी डेफिनेशन होती है बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस, गेन और शेयर बाय एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स लॉस होना, इलेक्ट्रॉन गेन होना, इलेक्ट्रॉन शेयर होना, समझ में आ रहा है? ये सब क्या बताता है? उस एलिमेंट के एटम का वैलेंसी को बताता है, ठीक है। आ रहा है समझ बच्चों? आगे हम और डिटेल में देखेंगे बच्चों, ठीक है। कॉज ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन क्यों होता है बच्चों? देखो आगे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को, इस टॉपिक को। नोबल गैस जो होते हैं वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? स्टेबल होता है। मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फुलफिल्ड रहते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन नोबल गैस के अलावा जितने सारे एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं? उनका मेन पर्पस ही ये होता है कि कैसे भी करके हमको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन को रखना है। अगर किसी के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 कहीं से गेन करेंगे। अगर किसी के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो कहीं से 3 गेन करेंगे। अच्छा, फुलफिल्ड होना मतलब ये हुआ कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का हो जाना, ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे छोटे एलिमेंट है, ये फॉलो करते हैं डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल मतलब ये होता है जिनको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर सेल में, लेकिन इनको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या फॉलो करते हैं? सारे एलिमेंट ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन का होना आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है बच्चों। तो याद रखो बच्चों, कोई भी एलिमेंट वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। और कोशिश करना मतलब ये हुआ कि चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे ऐसा करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करते हैं बच्चों? मेटल करते हैं जनरली। और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं बच्चों? नॉन मेटल करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करते हैं बच्चों, आगे हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में? ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखो, रिमेंबर रखो, ठीक है बच्चों। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, ये आगे तक जरूर पहुंचाओ, फॉरवर्ड करो, ठीक है बच्चों। और ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलता हूं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।